दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख द वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, द गवर्नमेंट्स लॉजिक एंड सम इमीडिएट रिस्क के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। बीते अगस्त माह में अपने एक आदेश में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को लागू करने की घोषणा करते हुए एक मेमो जारी किया। इसके तहत सभी उर्वरक निर्माताओं को उर्वरकों के लिए एक ब्रांड और लोगो का उपयोग करने को कहा गया। मेमो में कहा गया है कि यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके आदि के लिए एकल ब्रांड नाम भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि होगा। यह नाम सभी उर्वरक कंपनियों, एसटीआईज यानी राज्य व्यापार संस्थाओं और एफएमईज यानी उर्वरक विपणन संस्थाओं पर लागू होगा। इसे केंद्र की उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत लागू किया जा रहा है। केंद्र की उर्वरक सब्सिडी योजना को अब प्रधानमंत्री योजना का नया नाम दिया गया है। इसका नाम अब प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना यानी पीएमबीजेपी होगा। आगे चलकर इस परियोजना के तहत अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के दौरान देश में एक राष्ट्र एक उर्वरक लागू करने के लिए एकल ब्रांड भारत को लॉन्च किया। यहाँ प्रधानमंत्री ने उर्वरकों पर एक ई पत्रिका इंडियन एज का भी शुभारंभ किया। यह पत्रिका घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक से संबंधित जानकारी किसानों को मुहैया कराएगी, जिसमें हालिया विकास, मूल्य रुझान विश्लेषण, उपलब्धता व खपत और किसानों की सफलता की कहानियां शामिल होंगी। इन्हीं कारणों से एक राष्ट्र एक उर्वरक नीति पर चर्चा तेज हो गई। एक राष्ट्र एक उर्वरक पहल सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से भी बेहद खास है। लिहाजा इस ऑडियो आर्टिकल में हम एक राष्ट्र एक उर्वरक से जुड़ी उन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो परीक्षा के लिहाज से अहम हैं। सबसे पहले एक राष्ट्र एक उर्वरक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही जानेंगे कि सरकार इसके तहत क्या व्यवस्था लेकर आई है। फिर इस योजना के फायदों और चुनौतियों पर गौर करेंगे और आखिर में इन चुनौतियों से निपटने के उपायों पर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक राष्ट्र एक उर्वरक के कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लेते हैं। इस योजना के तहत सभी उर्वरक कंपनियों के लिए नई पैकेजिंग के विनिर्देशों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सभी उर्वरक कंपनियों, एसटीआईज यानी राज्य व्यापार संस्थाओं और एफएमईज यानी उर्वरक विपणन संस्थाओं को प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत उर्वरकों और लोगों के लिए एक ही ब्रांड भारत का उपयोग करना होगा। यूरिया, डीएपी यानी डी अमोनियम फॉस्फेट, एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश और एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रमशः भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि होगा। नया ब्रांड नाम भारत और पीएमबीजेपी लोगो उर्वरक पैकेट के सामने के 2/3 हिस्से को कवर करेगा। विनिर्माण ब्रांड शेष 1/3 स्थान पर केवल अपना नाम, लोगो और अन्य जानकारी प्रदर्शित कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि कंपनियों को 4 महीने का लीड टाइम दिया जाएगा, जिससे वे बाजार से पुरानी पैकेजिंग को खत्म कर सके। अब तक की व्यवस्था यह रही है कि सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरक यूरिया की कीमत सरकार द्वारा नियंत्रित होती रही है। सभी निर्माण कंपनियां एक निश्चित एमआरपी पर इसे बेचती रही हैं, जो कि उत्पादन लागत का सिर्फ
10 से 20% होता है। सरकार निर्माताओं को उत्पादन लागत का 80 से 90% सब्सिडी के रूप में देती है। यही कारण है कि सरकार के राजकोष पर उर्वरक सब्सिडी का भार हर साल अधिक रहा है। इससे 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। यह व्यय के मामले में खाद्य सब्सिडी के बाद दूसरे स्थान पर है, जबकि डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP और म्यूरेट ऑफ पोटैश यानी MOP जैसे अन्य उर्वरकों के लिए कीमतें आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। वे सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। इन्हें निर्माता खुद से एक निश्चित MRP के आसपास बेचते हैं। हालांकि ये कंपनियां अब तक सरकार के योगदान का उल्लेख किए बिना अपने स्वयं के ब्रांड के तहत उत्पाद बेचती थी। शुरुआत में यूरिया से शुरू होकर चरणबद्ध तरीके से एकल ब्रांड वन नेशन वन फर्टिलाइजर को लॉन्च करने की योजना थी, मगर अब सभी उर्वरक उत्पादों के लिए इसे एक साथ शुरू करने का फैसला लिया गया। लेकिन अब यह सवाल है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के फायदे क्या हो सकते हैं। असल में अब तक की जो व्यवस्था रही है उसमें एक विशेष श्रेणी के उर्वरकों को उर्वरक नियंत्रण आदेश यानी FCO के पोषक तत्व सामग्री विनिर्देशों को पूरा करना होता है। इसलिए प्रत्येक प्रकार के उर्वरक में विभिन्न ब्रांडों के बीच मौजूद उत्पाद में कोई भिन्नता नहीं होती है। उदाहरण के जरिए इसे समझिए। DAP में एक ही तरह के पोषक तत्व 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होना चाहिए, चाहे वह एक निजी कंपनी द्वारा उत्पादित किया गया हो या किसी सरकारी संस्थाओं द्वारा। इसलिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर की अवधारणा किसानों को ब्रांड विशिष्ट विकल्पों पर उनके भ्रम को दूर करने में मदद करेगी। किसान आमतौर पर इस तथ्य से अनजान होते हैं और समय के साथ जोरदार मार्केटिंग रणनीतियों के तहत विकसित मजबूत रिटेलर नेटवर्क वाली फर्मों के कुछ ब्रांडों को पसंद करते हैं। इस तरह की ब्रांड प्राथमिकताओं के चलते किसानों को उर्वरक की आपूर्ति में देरी होती है। उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने के चक्कर में लंबी दूरी की आड़ी तिरछी आवाजाही को बढ़ावा मिलता है और इसके लिए भुगतान की जाने वाली भाड़ा सब्सिडी में वृद्धि होती है, जो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ का कारण बनता है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर इस परिवहन सब्सिडी को कम करने में मदद करेगा, जो सालाना 6,000 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित है। यह परिवहन सब्सिडी खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए उर्वरक कंपनियों को 100% दिया जाता है। इसलिए निर्माता उर्वरक को लंबी दूरी पर बेचने में संकोच नहीं करते हैं। हालांकि वन नेशन वन फर्टिलाइजर नीति के तहत सरकार नियमों में बदलाव कर रही है कि उर्वरकों को संयंत्र के स्थान से कहां तक बेचा जा सकता है। कुछ कंपनियां अभी भी उन्हें अलग अलग जगहों पर बेचती हैं, जहां अन्य कारखाने स्थित हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में एक संयंत्र द्वारा उत्पादित यूरिया राजस्थान में चला जाता है और राजस्थान में एक संयंत्र द्वारा उत्पादित यूरिया उत्तर प्रदेश में चला जाता है, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर का एक फायदा और है। असल में एकल ब्रांडिंग के कदम से गैर कृषि उपयोग के लिए लगभग 10 लाख टन लीटर यूरिया के डाइवर्जन को रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे सरकारी खजाने से 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत केंद्र ने मौजूदा खरीफ सीजन के लिए नाइट्रोजन सब्सिडी 92 रुपए प्रति किलोग्राम, फास्फोरस सब्सिडी 73 रुपए प्रति किलोग्राम, पोटाश सब्सिडी 25 रुपए प्रति किलोग्राम और सल्फर सब्सिडी 7 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया है। भारत में यूरिया की वार्षिक घरेलू खपत 2021-22 में तकरीबन 333 लाख टन थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% कम है। इसमें लगभग 260 लाख टन स्थानीय रूप से उत्पादित किए गए थे, जबकि लगभग 91 लाख टन आयात किए गए थे। उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण इस वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का वार्षिक उर्वरक सब्सिडी बिल 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि बजट आवंटन 1.05 लाख करोड़ रुपए है। सिंगल ब्रांड के तहत डाइवर्जन कम होगा और सरकार पर सब्सिडी का भार घटेगा। इसके अलावा भारत में सभी प्रकार के फर्टिलाइजर एक नाम से बिकेंगे,
जिससे किसानों में अच्छे और बहुत अच्छे का असमंजस खत्म होगा। एकल ब्रांड की मदद से इनके मूल्यों में अंतर देखने को नहीं मिलेगा, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। हालांकि वन नेशन वन फर्टिलाइजर की राह में कई चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जिसे दूर किए बिना सिंगल ब्रांड की राह आसान नहीं रहेगी। ऐसे में सवाल है कि ये चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती मार्केटिंग की है। यह उर्वरक कंपनियों को सिंगल ब्रांड के तहत मार्केटिंग और ब्रांड प्रचार गतिविधियों को शुरू करने से हतोत्साहित करेगा। इससे एक और उर्वरक उद्योग में स्वस्थ प्रतियोगिता हतोत्साहित होगी, तो दूसरी ओर यह एडवर्टाइजिंग उद्योग का आधार भी सीमित करेगा। वहीं जो लोग मार्केटिंग और सप्लाई चेन के रोजगार में लगे होंगे, उनका भी रोजगार प्रभावित होगा। कई निर्माताओं ने ऐसे ब्रांड पर विशेष खर्च करने में अनिच्छा भी जताई है, जो उनका है ही नहीं। कभी कभी कुछ कंपनियां विज्ञापन और मार्केटिंग पर भले ही खर्च वहन कर सकती हैं, लेकिन विज्ञापनों पर लगातार खर्च करना उसके लिए मुश्किल होगा, जहां उस कंपनी के लिए ब्रांड वैल्यू शून्य है। दूसरी चुनौती दोष का सरकार पर शिफ्ट होना है। वर्तमान में जब उर्वरकों का कोई भी बैग या बैच आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर पाता है, तो इसका दोष कंपनी पर लगाया जाता है। लेकिन सिंगल ब्रांडिंग के बाद यह दोष पूरी तरह से सरकार पर शिफ्ट किया जा सकता है। एक तर्क उर्वरक की गुणवत्ता को लेकर भी दिया जा रहा है। असल में उर्वरकों का पूरी तरह से कमोडिटीकरण उनकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। अगर किसी निर्माता के लिए एक अद्वितीय ब्रांड पहचान बनाने की गुंजाइश कम है, तो निर्माताओं को नए और अधिक कुशल उत्पादों को बाजार में लाने से यह हतोत्साहित कर सकता है। यह केवल उर्वरकों के आयातकों या ठेकेदारों के रूप में काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने उर्वरकों में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य व्यक्त किए हैं, जो वर्तमान में बड़े अनुपात में आयात किए जाते हैं। इसलिए इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि भारतीय फर्मों को व्यवसाय में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ना कि हतोत्साहित। इसके बिना ये लक्ष्य पूरा करना मुमकिन नहीं होगा। चुनौतियों को लेकर एक और तर्क यह है कि एक सरकारी ब्रांड उर्वरक निर्माण क्षेत्र में विनियमन की एक और परत को जोड़ देगा। यहाँ लगभग हर पहलू, जैसे कि उत्पाद मूल्य निर्धारण से लेकर लागत संरचना तक और भौगोलिक वितरण से लेकर बिक्री तक सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसी संदर्भ में उर्वरक उद्योग के विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री कुछ समय के लिए भारी सब्सिडी बिल को कम करने और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम युक्त उर्वरकों में पोषक संतुलन बनाए रखने के लिए उर्वरक क्षेत्र में और सुधारों की मांग कर रहे हैं, जो वर्तमान में यूरिया की दिशा में झुका हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या हो आगे की राह? जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी की मार झेल रहा था, तब एकमात्र कृषि सेक्टर ही अपनी विकास दर को बनाए रखने में कामयाब रहा था। ऐसे में कृषि क्षेत्र पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि ये क्षेत्र कमजोर ना पड़े। सिंगल ब्रांड के तहत उर्वरक की खरीद किसानों की दुविधा और आपूर्ति के लिए भले ही लाभदायक हो, लेकिन दीर्घकाल में यह गुणवत्ता पर चोट कर सकता है। दूसरी ओर सभी उर्वरकों की कीमतों में एक रूपता भी नहीं है। हालांकि एक रूपता नहीं होने का कारण ऐतिहासिक है। 1990 के दशक में उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध इसका कारण रहा है। 1980 और 1990 के दशकों में उर्वरकों की कीमतें काफी स्थिर थी, और जब कीमतें बढ़ाई गई तो सरकार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए यूरिया के बढ़े हुए मूल्य को उलट दिया गया। इस बदलाव के बाद कई मौकों पर यूरिया के लिए एमआरपी तय करने से दूसरे उर्वरकों की कीमतों के मुकाबले इसके मूल्य में काफी अंतर आ गया। इससे यूरिया के पक्ष में एक बड़ा बदलाव हुआ कि उसकी कीमत लगातार कम रही। इसके चलते यूरिया का गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने लगा। इसलिए पहले यूरिया का गैर कृषि उद्देश्यों में हो रहे उपयोग को रोकना होगा। फिर अन्य उर्वरकों के साथ इसके मूल्य को तार्किक करना होगा। चूंकि तार्किक करना इसलिए भी जरूरी है कि सस्ती होने के चलते यूरिया के उपयोग में वृद्धि हुई, जिससे दूसरे उर्वरक के साथ इसका अनुपात खराब हो गया। इससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने के साथ पर्यावरण का भी निम्नीकरण हुआ। दूसरी व्यवस्था के तौर पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी प्रणाली यानी एनबीएस में
यूरिया को शामिल करना चाहिए। सरकार ने 2010 में कई राज्यों में उर्वरक उपयोग के बढ़ते असंतुलन को दूर करने के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी प्रणाली यानी NBS की शुरुआत की, लेकिन केवल गैर नाइट्रोजन उर्वरक पोटेशियम और फास्फोरस को NBS में स्थानांतरित कर दिया गया और यूरिया को छोड़ दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि यूरिया की कीमतों को एक बार फिर नियंत्रण मुक्त नहीं किया जा सका। इस बीच यूरिया का उपयोग बेतहाशा बढ़ता गया और साथ ही साथ उर्वरक सब्सिडी बिल भी बढ़ता रहा। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने 2016 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया कि उर्वरक क्षेत्र अत्यधिक विनियमित है, जो इस क्षेत्र में एक कड़ी विकृति का कारण बनता है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि जिस सब्सिडी का उद्देश्य छोटे किसानों की मदद करना है, वास्तव में वह पूरी सब्सिडी के एक छोटे से हिस्से से लाभान्वित हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पूरी उर्वरक सब्सिडी का 24% का अकुशल यूरिया उत्पादकों पर खर्च किया जाता है, जबकि 41% को गैर कृषि उपयोगों और विदेशों में भेजने पर खर्च किया जाता है। वहीं शेष में से 24% की खपत का उपयोग बड़े और संभवतः धनी किसानों द्वारा की जाती है। इसलिए विशेषज्ञ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT सुविधा देने और उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने की मांग करते हैं, ताकि यह प्रणाली किसानों को कई विकल्प देकर उन्हें सशक्त बनाए और निर्माताओं को बेहतर उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करे। यह सब बदले में सब्सिडी बिल को भी कम करने में मदद करेगा। हालांकि सरकार ने पायलट आधार पर उर्वरकों में DBT की कोशिश की है। सार यह है कि किसान हमेशा से भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। साथ ही भारत ने 1 अरब से अधिक की आबादी के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित किया है और कृषि उत्पादन व उत्पादकता में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किया है। यह आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की शानदार सफलता उर्वरक, बीज, कीटनाशक और खरपतवारनाशी आदि जैसी गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स की समय पर आपूर्ति के बिना संभव नहीं होती। वन नेशन वन फर्टिलाइजर पहल का मकसद किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों और अन्य कृषि सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन को अधिकतम करना है और मृदा में संतुलित पोषक तत्वों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है, जो कि सतत कृषि विकास के साथ साथ किसानों की समृद्धि के लिए जरूरी है। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का सवाल। वन नेशन वन फर्टिलाइजर पहल सतत कृषि विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए।